कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैंने यहाँ के लोगों से प्यार किया है और यही अपनी मोहब्बत को मिटते भी देखा। तुझे चांद के बहाने देखूं तू छत पर आजा गोरिये। अपनी संवाद अदायगी के बेतरतीब ढंग से, अपने बोलने के अलग अंदाज से, अपने महान अभिनय से इन संवादों को अमर बना देने वाले हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब को आज हम लोग याद कर रहे हैं। अपने जीवन के 98 साल पूरा करने के बाद दिलीप साहब ने हमसे विदा ली है। दिलीप साहब ने करीबन 60 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। उनका असली नाम दिलीप कुमार नहीं था, बल्कि उनका असली नाम था यूसुफ खान। अब उनकी फिल्मों, उनके नाम, उनके काम, इन सब चीज़ों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आज मैं कुल वृक्ष के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ उनके परिवार, उनके पारिवारिक इतिहास, इन सब के बारे में, और साथ ही साथ उनकी नई पीढ़ी के बारे में। वो आजकल कहाँ है, क्या कर रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्रेयस और आप सभी सुन रहे हैं कुल वृक्ष गाथा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। यूसुफ खान एके दिलीप कुमार का जन्म पेशावर के एक नामी पठान परिवार में हुआ था। उन्होंने 11 दिसंबर 1922 को लाला गुलाम सरवार और उनकी पत्नी आयशा बेगम के घर उनकी चौथी संतान के रूप में जन्म लिया। लाला गुलाम सरवार, जिन्हें सब प्यार से घर और बाहर आगा जी के नाम से बुलाते थे, उनका खानदानी फलों का कारोबार था और साथ ही में उनके चचेरे भाई भी उसमें जुड़े हुए थे, जिन्हें प्यार से दिलीप साहब अपनी आत्मकथा में चचा उमर कहते हैं। ये भी उसमें भागीदार थे। आगा जी का खानदानी घर पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में था। पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। और तो और अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान सरकार ने उनके घर को म्यूजियम में तब्दील करने का ऐलान किया है। तो आगा जी का घर जिस इलाके में था, किस्सा ख्वानी बाजार, उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो वहाँ जितने भी दुकानदार थे, दूध वाले से लेकर पनवाड़ी तक, सभी किस्सा गोई में महारथी थे। चलते फिरते अपने ग्राहकों को किस्सा गढ़कर सुना देते थे और उनकी इसी खुशमिजाजी की वजह से, उनकी इसी मिलनसार व्यवहार की वजह से खरीदार उनके पास अक्सर आया करते थे और इसी वजह से उस इलाके का नाम भी पड़ गया किस्सा ख्वानी बाजार। यूसुफ साहब कुल मिलाकर 12 भाई बहन थे, यानी कि 6 भाई और 6 बहनें, जिनमें से यूसुफ साहब चौथे नंबर के थे। उनमें सबसे बड़ी थी सकीना आपा, फिर उसके बाद नूर मोहम्मद, फिर अयूब खान और चौथे नंबर पे थे दिलीप साहब, यानी कि यूसुफ खान। खैर उनके अन्य भाई बहनों का उम्र के मुताबिक तो क्रम नहीं मालूम, लेकिन उनके नाम कुछ यूं हैं: फौजिया खान, असलम खान, एहसान खान, नासिर खान, बहन अख्तर आसिफ, ताज खान और सईदा खान, जिनमें से नसीर खान ने भी आगे चलकर दिलीप साहब की तरह अभिनय में रुचि दिखाई और कई सारी फिल्मों में नजर आए। राज कपूर, जिन्हें कि हिंदी फिल्मों का शोमैन कहा जाता है, वो दिलीप साहब के बचपन के दोस्त थे, क्योंकि दोनों की पैदाइश वहीं पेशावर की ही थी। अपने 11 भाई बहनों के अलावा दिलीप साहब के घर में उनके दादा दादी भी रहा करते थे। उनके बचपन का एक किस्सा बड़ा मजेदार है। तब दिलीप साहब की उम्र यही कोई 5-6 साल रही होगी, तो उनके घर पर एक फकीर आया और नन्हे यूसुफ की हथेली देखकर उनकी दादी से बोला, ये बच्चा अद्भुत प्रतिभा का धनी है, इसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखना, नहीं तो कुछ बुरा होगा इसके साथ। उसके तुरंत बाद इनकी दादी ने इन्हें कस के अपने सीने से लगा लिया और उसके कई सालों बाद तक यूसुफ खान जहां भी जाते, उनकी दादी उन्हें ऐसा संवारती, ऐसा तैयार करती कि उन्हें नजर ना लग जाए। तब दिलीप साहब तो बच्चे थे, तो अपने दोस्तों की नजरों में वो हमेशा हंसी का पात्र बने रहते और इसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। कुछ दिनों बाद दिलीप साहब के दादा दादी भी चल बसे और धीरे धीरे घर में बच्चों की तादाद भी बढ़ रही थी। और अब चूंकि अकेला फलों का कारोबार था, तो आगा जी को घर चलाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और इसी वजह से दिलीप साहब का बचपन जो है बड़ी तंगहाली, बड़ी मुफलिसी में बीता। फिर कुछ समय बाद अपने मंद पड़ चुके व्यापार की वजह से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदेशे से आगा जी अपने पूरे परिवार के समेत पेशावर छोड़कर बंबई आकर बस गए और अपना जो पारिवारिक उनका खानदानी घर था उसे अपने चचेरे भाई यानी कि चचा उमर के हवाले छोड़ आए। लेकिन यहाँ आकर दिलीप साहब अपने बचपन के यार राज कपूर से दोबारा मिले और राज कपूर के पिता यानी पृथ्वी राज कपूर उन दिनों थिएटर में बड़ा नाम थे। अब चूंकि घर की माली हालत ठीक थी नहीं, दिलीप साहब निकले नौकरी की तलाश में
और पहुंच गए एक दिन बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो और वहां उनकी मुलाकात हुई देविका रानी से। और देविका रानी तो उन दिनों फिल्मों में बहुत बड़ा नाम थी और यूसुफ की उर्दू से प्रभावित होकर देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपए की मासिक तनख्वाह पर बतौर एक्टर अपने स्टूडियो में रख लिया। और फिर 1944 में यूसुफ खान दिलीप कुमार के नाम से स्क्रीन पर ज्वार भाटा बनकर उभरे। हालांकि उन दिनों फिल्मों में एक्टिंग का पेशा बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। इसी वजह से जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई तो उनके पिताजी ने महीनों तक उनसे बात नहीं की। पर कब तक रुकते, आखिर एक दिन वो भी उनके अभिनय के कायल हो गए। फिर साल 1948 में उनकी माँ, 1950 में उनके पिता, 1954 में उनके भाई अयूब खान की मौत के बाद और साथ ही साथ कई फिल्मों में बहुत डिप्रेसिंग किरदारों को निभाने के बाद दिलीप साहब कुछ समय के लिए बड़े डिप्रेशन में चले गए। आइसोलेशन में रहने लगे, लोगों से एकदम कटे कटे रहने लगे। फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद उन्होंने फिल्म साइन की आजाद। और आजाद फिल्म के साथ वो लोगों के सामने बिल्कुल अलग हरफल मौला अंदाज में सामने आए। 50 और 60 के दशक में दिलीप साहब शिखर की ऊंचाइयों पर रहे और इस बीच उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की, जैसे कि आजाद, गंगा जमुना, मुगले आजम, कोहिनूर, राम और श्याम, और सभी फिल्में एकदम सुपरहिट। उसके बाद साल आया 1966। 1966 में 11 अक्टूबर के दिन दिलीप साहब सायरा बानो के साथ शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि जिस समय उनकी शादी हुई उस समय दिलीप साहब की उम्र 44 और सायरा बानो थी 22 साल की, लेकिन उम्र का जो ये फासला है उनकी मोहब्बत के बीच कभी नहीं आया और दोनों की मोहब्बत की मिसाल आज भी फिल्म इंडस्ट्री में दी जाती है। हालांकि दिलीप साहब और सायरा बानो की कोई औलाद नहीं थी और इसके बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है कि एक बार 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि बच्चे की 8वें महीने में कोख में मृत्यु हो गई। इसके बारे में उन्होंने आगे लिखा है कि इसे उन्होंने केवल अपनी जिंदगी की एक दुर्घटना माना और खुदा की इच्छा के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ते गए। दिलीप साहब कहते हैं कि उन्हें खुद की औलाद ना होने का बहुत ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि उनके और सायरा के परिवार की तरफ के बच्चे उनके बिल्कुल अपने ही जैसे थे और जब भी उन्हें किसी की जरूरत पड़ती तो फौरन वो चले आते थे। और आज भी उनके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो दिलीप साहब के नाम को, उनके काम को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाए ले जा रहे हैं और ले भी गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके भाई नसीर खान तो खुद फिल्मों में एक्टर रहे, लेकिन उनकी पत्नी भी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी। उनका नाम था बेगम पारा। साथ ही नसीर के बेटे अयूब खान, वो भी फिल्मों के और टेलीविजन के बहुत जाने माने अभिनेता रहे। वे LOC कारगिल और दिल चाहता है जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही साथ उतरन जैसे टीवी सीरियल में भी नजर आ चुके हैं। और यही नहीं, अयूब की जो पत्नी है निहारिका, वो भी कई सारी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर रह चुकी हैं और आज भी काम कर रही हैं। सायरा बानो की भतीजी यानी कि उनके भाई की पत्नी शाहीन बानो, वो भी कई फिल्मों में अभिनेत्री रह चुकी हैं। और शाहीन बानो की जो बेटी है सायशा, वो आजकल तमिल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और हाल ही में शिवाय फिल्म में नजर आई। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग थे जो दिलीप साहब को एक फादर फिगर के रूप में मानते थे। उनका शाहरुख खान के साथ भी एक अनोखा रिश्ता है, क्योंकि शाहरुख के पिता भी पेशावर के रहने वाले थे। तो उनके पिता जब जिस घर में रहते थे तो वो घर दिलीप साहब का पुश्तैनी घर था और इसी वजह से शाहरुख खान दिलीप साहब को अपने पिता समान ही मानते थे। और यही नहीं, लता दीदी यानी कि लता मंगेशकर दिलीप साहब को अपने बड़े भाई के रूप में मानती थी। जब दिलीप साहब की तबीयत थोड़ा खराब रहने लगी तो वो हर रक्षाबंधन उनके घर उनको राखी बांधने जरूर जाती थी। तो हिंदी फिल्मों का गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग जिस 50 और 60 के दशक को कहते हैं, दिलीप साहब उस युग की पहचान थे और हिंदी फिल्मों के उस स्वर्ण युग की चर्चा दिलीप साहब के नाम के बगैर पूरी अधूरी ही रहेगी। अक्सर ऐसे कहते हैं कि हम समय के साथ भले ही कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि हमें पीछे मुड़कर एक बार देखना ही पड़ता है और हम जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे हमें हमारे प्यारे दिलीप साहब हमेशा मुस्कुराते हुए ही नजर आएंगे। धन्यवाद। तो साथियों, अगर आप दिलीप साहब की जिंदगी को और बारीकी से जानना चाहते हैं और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडोज जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किताबें ही तो हैं जो हमें हमारे अतीत से मुखातिब कराती हैं और हम अपने जितने भी अतीत को जानते हैं उनका सारा श्रेय किताबों को जाता है, जो हमने लिखा है, जो हमारे पूर्वज लिख के गए। पर सवाल एक यहाँ आता है कि हम वाकई में अपने परिवार या अपने कुल के इतिहास को जानते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं? नहीं। तो अगर हम ही अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते तो जो हमारी नई आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे बारे में कैसे जानेंगी? अगर हमें खुद को
हमें खुद की यादों को अगर हमारी आने वाली पीढ़ी में जिंदा रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें अपना वर्तमान और अपना अतीत लिखना होगा। तो हमारी यानी कुलवृक्ष की कोशिश यही है कि हर परिवार के इतिहास को संजो कर रखा जाए, ताकि जो नई आने वाली भावी पीढ़ियां हैं वो अपने परिवार के अतीत से बेखबर ना हो। क्योंकि हमें लगता है कि हर परिवार का इतिहास होता है खास, और हम कुलवृक्ष लिखते हैं आपका इतिहास। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें कुलवृक्ष के YouTube चैनल को और रोजाना की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।